आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोदीज की बात करेंगे, इस्लामिक इन्वेजन। ये 10वां लेक्चर है, थोड़ा टाइम बाद आया है, 3-4 हफ्ते बाद आया है, मुझे पता है। कोई बात नहीं यार, ख़त्म कर देंगे, टेंशन की क्या बात है। चीज़ें तो मैंने ख़त्म कर ही दी हैं वैसे तो। डार्क साइकोलॉजी का आप हमारा कोर्स ज़रूर अवेल करें। और भाई रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों नहीं मिलेंगे यार, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी मिलता है। कल तीसरी क्लास होगी रात 8 बजे, तो तैयार रहें, ठीक है। डॉक्टर मयूरिका दास लेक्चर्स ले रही हैं और ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। तो ये है लोदी वंश। देखो अभी तक हमने बात कर ली थी तुगलक्स की, ठीक है, तो 1413 तक बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे लोदीज की। लोदीज 1451 से लेकर 1526 तक रहे। 21 अप्रैल 1526 जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई और मुगल्स आ गए। अब आप बोलेंगे सर 1413 से लेकर 1451 तक कौन रहा? बता देता हूं, सईद्स, ठीक है, खिज्र खान सईद्स थे, ठीक है। और खिज्र खान इसने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। तो अब जो सईद्स हैं, जो खिज्र खान हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में बात करने के लिए। गवर्नर थे ये, मुल्तान के गवर्नर। इन्होंने सत्ता ले ली, हमें देखते हैं। और उसके बाद फाइनली 1413 में इनका जो है वो शासन स्टैब्लिश होता है। फिर मोहम्मद शाह है। अच्छा, मोहम्मद शाह एक बढ़िया इंसान थे, ठीक है। मुबारक शाह, सॉरी, वो ठीक थे, लेकिन उनको नोबेल्स ने मार दिया। नोबेल्स बहुत पावर हो गए। फिर एक और रूलर आए, मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह है। 4 रूलर थे। ज्यादा कुछ है नहीं उनके बारे में डिस्कस करने में, जैसा था वैसे ही चल रहा था। बस ये है कि ये एम्पायर अब धीमे धीमे आजाद होते जा रहे थे। तो 1451 तक ये रहे। इसके बाद 1451 में आते कौन है? लोदीज। क्या बात है, लोदीज वॉज द फर्स्ट अफगान टू रूल इन इंडिया। 1451 में आता है भैया बहलूल लोदी। क्या बात है, बहलूल लोदी जो है वो आया ढोल नगाड़े बजाते हुए, सिरिंध का गवर्नर बना। पिताजी के 5 बच्चे, उनमें से ये एक। और आपको मैं बता दूं कि इससे आपको अफगानिस्तान के बारे में भी बहुत ज्यादा पता चल जाएगा, क्योंकि वहां के लोग कैसे हैं। तो बहलूल लोदी आ गया। बहलूल लोदी ने फिर उससे ये देखा कि भाई देखो ऐसा है, खाना ही खाना का इसको टाइटल मिला था। आपको बता दूं मोहम्मद शाह ने इसको खाना ही खाना का टाइटल दिया था। टाइटल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब हुआ क्या कि ये जब आया तो इसने, ये ऑलरेडी गवर्नर था और आप समझो कि ये बहुत तगड़ा इंसान था। इसके पास बहुत सारे घोड़े होते थे और ये पहले घोड़ों का ही ट्रेड करता था, तो घोड़ों की जानकारी इसे थी। तो पहला खतरनाक रेड फ्लैग क्या है कि जिसके पास हॉर्स की जानकारी रहेगी, क्योंकि उस समय घोड़े युद्ध जिताते थे, उसको पता था कौन सा घोड़ा कितना है। गवर्नर था, बड़ी ताकत थी इसके पास। आप ऐसे समझ लो कि आलम शाह कभी भी, एक बार आलम शाह ने इसको बुलाया तो अपने साथ 20,000 सैनिकों को लेके आया। इतना ज्यादा ताकतवर था। तो आपको पता ही है कि ये रिवोल्ट करेगा ही करेगा। 2 सक्सेसफुल रिवोल्ट, अनसक्सेसफुल रिवोल्ट किए इसने 1547 में, मतलब 1447 में लास्ट सक्सेसफुल रिवोल्ट। लेकिन फाइनली हम ये देखते हैं कि 1451 में जो आखिरी इसने हमला किया, सक्सेसफुल रहा है। और फाइनली दिल्ली इनके पास आ गई, ठीक है। सईद्स ने टाइटल सुल्तान नहीं लिया था, क्योंकि देखिए जब तैमूर ने अटैक किया था भारत को, तो खिज्र खान ने तैमूर को ज्वाइन किया था। सईद्स ने ज्वाइन किया था, सईद्स तैमूर के साथ थे। तो तैमूर खुश होके इसको मुल्तान का गवर्नर बना गया, जो खिज्र खान, कि बेटा तुम जाके रूल करो। तो बेसिकली ये सुल्तान तो है नहीं, तो इसने रियाते आला, ठीक है, ये जो है वो टाइटल लिया। ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये हिसाब किताब रहा। और फाइनली 1451 में बहलूल लोदी आ गया, ये सुल्तान बना। अब देखिए अफगानिस्तान जो है ना, आप ये समझिए कि यहां जो अफगानी ट्राइब है, ये सुल्तान तो बन गया, लेकिन ये फर्स्ट एमंग्स द इक्वल था। जैसे ये हमेशा कहता था एंड जस्टिफाई द मीन। ये एक अच्छा सुल्तान था, एक बढ़िया सुल्तान था, लेकिन इसने पावर ज्यादा नोबेल्स को दी थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि नोबेल्स के पास पूरी पावर ये सुल्तान को हटा दे, नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसने समझिए कि 38 साल तक रूल किया, 1489 तक, 80 साल में इसका देहांत हुआ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना एबल रूलर रहा होगा कि किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो जब बहलूल लोदी आया तो इसने क्या किया कि सबसे पहले तो इसने बोला कि देखो हम पगड़ी हम तुम्हारे अपने सर पे रख देंगे अगर हमने कोई गलती की। ये नोबेल्स को इतनी इज्जत देता था, जितने भी आमिर से बहुत इज्जत देता था उनको। और ये बोलता था कि देखिए फर्स्ट अमंग्स द इक्वल, मतलब जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जो बोल दिया वो सही, लेकिन यहां पे जो पूरा ग्रुप फैसला कर रहा है वो ये मानेंगे। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि बहलूल लोदी ने बोल दिया कि कल से टैक्स लगा देंगे,
नहीं, अगर यहां पे डेमोक्रेसी एक तरीके से कि यहां पे अगर जो ग्रुप है उसने ये बोला नहीं आपको सर ये नहीं करना है, आपको टैक्स नहीं लगाना, तो बहलूल लोधी को मानना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट अमंग्स द इक्वल था, बड़ी इज्जत देता था, ये सारे नोबल्स को ऐसे बैठा देता था, खुद खड़ा होता था कि अरे नहीं नहीं आप कैसे, तो लोग बड़ी इज्जत करते थे। बड़ा अच्छा राजा था, हिंदुओं के लिए इनटॉलरेंट था, हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा नहीं था, आपको बता दो। लेकिन एक चीज ये बताता था, एंड जस्टिफाई द मीन, जैसे इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर रहे हो। ठीक है, अगर आप बहुत कतलेआम कर रहे हो तो पब्लिक आपको वैसे ही ट्रीट करेगी, अगर आप प्यार से कर रहे हो तो पब्लिक आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। तो इसीलिए बोलता था कि लोगों को खुश रखो, ये बहुत जरूरी रहेगा। इसने पानीपत हो गया, ये इधर कुछ यहां पे इधर साइड हो गया, राजस्थान साइड हो गया, हरियाणा हो गया, इधर काफी ऐसे जो एरिया थे इसने एक्सपैंड करने में मदद की। और हम ये देखते हैं कि इसका बेटा था निजाम खान, जिसको सिकंदर लोधी के नाम से जानते हैं, निजाम खान। इसके बाद इसका बेटा आया बहलूल लोधी, के बाद इसका बेटा आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था वो एबलिस्ट था, सबसे एबल रूलर था। एक और चीज बताओ कि 1580 आते आते शार्की डायनेस्टी को उसने हरा दिया था। शार्की डायनेस्टी जौनपुर, भाई जौनपुर का बड़ा गजब इतिहास रहा है। आज उस शहर को भले कोई ना पूछता हो, लेकिन उस समय जौनपुर आप समझ लो कि आज का टोक्यो ऐसा था। तो जौनपुर का बहुत जबरदस्त इतिहास रहा है। तो जौनपुर में शार्की डायनेस्टी थी, तो 1480 आते आते बहलूल लोधी ने शार्की डायनेस्टी को हराया था। ये इंपॉर्टेंट इस समय काम हुआ था। ओके, अब इसके बाद 1489 में आता निजाम खान सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी जब आया तो देखो इब्राहिम लोधी इसके बाद आएगा, ठीक है, सिकंदर लोधी का अगला बेटा इब्राहिम लोधी। लेकिन दिक्कत यह है कि इब्राहिम लोधी पागल था और बहलूल लोधी जो है वो बहुत अच्छा था। तो सिकंदर लोधी बीच का था, बैलेंस्ड। जैसे बहलूल लोधी बड़ी इज्जत देता था, जितने भी नोबेल्स थे कि अरे आप आइए, आपका इंतजार था। सिकंदर लोधी सब नहीं करता था। सिकंदर लोधी कहता था कि आपका इंतजार नहीं था, आप ना हो भाड़ में जाओ, समझ रहे हो, तुम खड़े हो हम बैठेंगे, ऐसा। बहलूल लोधी कहता था नहीं नहीं आप सब बैठिए हम खड़े होंगे, नहीं नहीं हम बैठेंगे तुम सब खड़े होगे। बात बताओ, इसने गजे सिकंदरी, ठीक है, जमीन को नापने का गज कहता ना, गज में वो एक नया इसने पैमाना दिया इसको, इसीलिए इसको गजे सिकंदरी का इसने टाइटल लिया। सबसे बड़ी बात है इसने आगरा 1503 में इसने आगरा को फाउंड किया। फाउंड मतलब ये नहीं है, था तो जैसे एक जमीन है आपने उस पर शहर बना दिया तो आप फाउंडर हो गए। तो आगरा पे इसमें बिल्डिंग बना दी, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने आगरा को, वही आगरा बाद में यहाँ पे ताजमहल बना, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी बना, अकबर ने पूरी कैपिटल ही शिफ्ट कर दी एक तरीके से, और इसने भी दिल्ली से आगरा कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। तो लोधीस को ये जो है वो श्रेय जाता है, सिकंदर लोधी ने ये किया। और सिकंदर लोधी ने, देखिए सिकंदर लोधी ने काफी जगह भी जीती, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी ग्वालियर को अटैक करके। ग्वालियर में मानसेमा थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये नहीं राजस्थान को जीतना है, तो मानसेमा बहलूल लोधी को ट्रिब्यूट देते थे एनुअल। वो बोलते थे कि देखो लड़ाई नहीं होनी है, बहुत ही बढ़िया राजा थे, बड़े इंटेलेक्चुअल राजा थे, कि बेकार में लड़ाई होगी तो इससे कुछ मालूम नहीं है, मतलब कुछ हासिल नहीं होना, खून बहेगा, मेरी जनता का, जीत तो मैं जाऊंगा लेकिन मेरी जनता का खून बहेगा। तो सिकंदर लोधी ससुरा माना नहीं, ठीक है। ये कहता है नहीं हम तो हमला करेंगे चाहे जो हो जाए। उस समय ढोलपुर का बड़ा विवाद था, ढोलपुर के राजा ने सिकंदर लोधी से लड़ाई कर ली। तो फिर ढोलपुर के राजा, फिर जब पता चला कि सिकंदर लोधी भाई आएगा तो भागे, ग्वालियर में शरण ले ली मानसेमा के पास। तो अब फिर वही बोला कि अब ऐसा है कि सिकंदर लोधी को तो मतलब एक तरीके से मौका मिल गया। तो फाइनली बोलते हैं कि ऐसा तो है नहीं, हम तो अटैक करेंगे। तो फिर मानसेमा ने बोला कि देखो ऐसा मत करो, ट्रिब्यूट ले लो, पैसे ऐसे ले लो, लड़ाई में कुछ रखा नहीं है। उस समय सिकंदर लोधी मान गया, लेकिन फिर आया वो, और उसके बाद फिर भाई आ जाओ। फिर जब मानसेमा ने बोला कि तुम आ जाओ, फिर आ जाओ फिर मैदान में, तो फिर उनका किला था बहुत बड़ा, किले को बंद कर दिया। और उसके बाद सिकंदर लोधी वहीं पे डेरा डाल के बैठ गया कि कभी तो बाहर आओगे। अब यहाँ पे क्या था ना कि जो मानसेमा था बड़े इंटेलिजेंट है, उनको पूरी ज्योग्राफी की जानकारी थी। तो गोरिल्ला अटैक्स करते थे, वो चुपके से भेजते थे अपने लोगों को, और सिकंदर लोधी पे हमला करते, फिर वापस आ जाते। वो सोच में कि यार हमला कौन करके जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते एक तीर आ रहा है, मर जा रहे हैं, ऐसे क्या हो रहा है, कौन हमला करके जा रहा है, देखो। ऐसे करते 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 3-4 महीने निकल गए, परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया सिकंदर लोधी। उसके बाद फिर उसके लोग भी बोलने लगे कि भाई छोड़ो यार, क्या करना ग्वालियर, वापस चलो। सिपाही भी बोलने लगे अरे चलो यार, मूड खराब हो गया, यहाँ पे हर कोई मर रहा है, कभी भी मर जा रहा है, फर्जी मर जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो सिकंदर लोधी कहता है कि चलो भाई अब वापस चलना पड़ेगा,
कोई फायदा नहीं है, तो हार गया सिकंदर लोदी एक तरीके से और वापस आ गया। तो भयानक गजब बेइज्जती है। इसने टैक्सेस भी रैशनलाइज किए, ग्रेन टैक्स इसने लगाए, ठीक है, और मतलब यूनिफॉर्मिटी ये लेके आया कि ठीक है कि बाजार जो है वो लोगों के ही हिसाब से चले तो ज़्यादा बेटर है। और इम्पार्शियल था ये, ठीक है, मतलब पार्शियलिटी नहीं करता था। अगर इसका सगा रिलेटिव भी आता ना तो उसको भी सजा देता ये। तो ये हिसाब किताब था। तो ये सिकंदर लोदी बढ़िया। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अगला सिकंदर लोदी के बाद 1525 में आया इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी पागल, भाई देखो जाहिर सी बात है तीसरी जनरेशन है, तो तीसरी जनरेशन जो है वो बड़ी बिगड़ी हुई होगी, तो वही हिसाब किताब था। अभी तक नोबेल्स के पास बड़ी ताकत थी, तो इब्राहिम लोदी ने बोला नोबेल्स की ऐसी की तैसी, एम्परर जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। तो किसी की बात नहीं सुनता था, किसी को भी मार देता था, कोई भी नोबेल्स की बहुत बेइज्जती करता था, भरे बाजार में बेइज्जती करता था कि इसकी औकात क्या है। तो अब इससे क्या हुए, जितने भी नोबेल्स इससे नाराज हो गए, खफा हो गए कि अरे यार इसको तो हटाना पड़ेगा। तो इन्हीं के जो अंकल चच्चा जान दौलत खान वो बुला के लाए थे बाबर को। इसी दौरान राणा सांगा, अरे बाप रे बाप रे बाप, राणा सांगा का उदय होता है। अब भाई राणा सांगा ने इनकी बैंड बजा दी इब्राहिम लोदी की, डुअल मोनार्की लेके आया जो कि एबॉलिश हो गई थी। डुअल मोनार्की क्या, जो इसका भाई जलाल खान था उसने बड़ी गद्दी के लिए प्रॉब्लम की। तो इब्राहिम लोदी ने बोला एक काम करो, तुम जौनपुर ले लो, तो जौनपुर में तुम राजा हो जाओ। बहुत अच्छी बात है, जौनपुर के राजा तुम, यानी कि एक सीट है, एक पूरा लोधी डायनेस्टी में दो लोग रूल कर रहे हैं, एक जौनपुर से जलाल खान इनका भाई और एक ये। तो नोबेल्स ने बोला सर समझो इस बात को, लोग अच्छा नहीं समझेंगे, आप क्या कर रहे हो, आप ही रूल करो, हराओ उसे। ये माने ही नहीं, कहता नहीं 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 कोई बात नहीं, रूल करने दो। और भाई अड़ियल स्वभाव, किसी की भी नहीं सुनता था, किसी को भी मरवा देता था, किसी को भी जेल भेजता था, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती थी, पागल था एक तरीके से, फैनेटिक रूलर जिसको बोलते हैं। और राणा सांगा इधर बैंड बजाए हुए थे जितने भी। अब देखिए इस समय 1525 में भारत, देखिए भारत पूरा बट गया है। कुछ आप देखिए कि लोधी जो यही वाला खाली इतना ही वाला एरिया है, बाकी राजपुताना अलग हो गया है, गुजरात अलग हो गया है, बंगाल में अलग हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है, यहां पे तो आप देखो पूरा भारत बटा है, मतलब लोधी वंश बहुत ही कम में है। और राणा सांगा के ऊपर पास बहुत बड़ा मौका था, राणा सांगा ने अगल बगल के एरिया काफी जीत लिए थे। इब्राहिम लोधी की बैंड बजाती थी, तो इब्राहिम लोधी फिर लड़ भी नहीं रहा था कि भाई इनसे लड़ेंगे तो बहुत मार खाएंगे। तो अब राणा सांगा के पास उस समय बहुत अच्छा मौका था कि इब्राहिम लोधी को हराकर वो पूरा दिल्ली अपने कब्जे में कर ले। प्लान उनका वही था, बट उससे पहले आ गया बाबर, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 21 अप्रैल 1526 को। अब बाबर आया, बाबर सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम, भाई देखो जब चंगेज खान 1227 में मर गया, उसके बाद उसने 4 बच्चों को अपना एम्पायर सौंप दिया। अब 4 बच्चों में से जो उसका आखिरी बेटा था उसी का ही वंशज क्या कह सकते हो, मतलब तैमूर उसी के ही अंडर काम करता था। तो 1398 में तैमूर ने जब दिल्ली को इन्वेड किया, और इधर ही से था, ठीक है, तो भाई अपने मतलब वही मंगोल जो रूलर थे उनके नाम पे तैमूर रूल करता था, ठीक है। तो जब इन्वेड किया इसने दिल्ली में बहुत कत्लेआम मचाया। जो मंगोल्स थे उन्हीं के डिसेंडेंट थे कौन, मंगोल्स यानी कि मुगल्स, ठीक है। नानी जो थी आपको पता ही है बाबर की, वो चंगेज खान से रिलेटेड थी। तो अब ये उज़्बेक था, तो पहले तो पूरा मंगोल का बहुत बड़ा एम्पायर, लेकिन बाद में सेंट्रल एशिया बिखर गया। तो ऑटोमन्स, सफाविद्स और उज़्बेक्स, इन तीनों में लड़ाई होती रहती थी सेंट्रल एशिया के लिए। फरजाना का रूलर था बाबर, तो बाबर लड़ लड़ के थक गया। फरजाना भी गया हाथ में, सेंट्रल एशिया भी गया हाथ में, गया समरकंद भी, हैरत सब गया। तो अब परेशान बाबर, तो बाबर 15-16 साल से ही लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। वो लड़ लड़ के एकदम परिपक्व हो गया था, भले ही हारा, लेकिन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इधर अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान पे पहले उसने हराया, 1503 आते आते उसने अफगानिस्तान काबुल को जीत लिया। फिर उसको दौलत खान बोलता है कि भैया भारत आ जाओ, यहां पे हमला कर लो, क्योंकि हमारे पास एक पागल रूलर है, आप आओ, आ जाओ, मजा आएगी। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो हमला किया फिर 1526 में। अच्छा, बाबर के पास खाली 12,000 की सेना थी, अब इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी, लाखों की सेना थी। और इब्राहिम लोदी जो है वो बड़ा तगड़ा, तो बोला अरे कौन बाबर टाबर है ना, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो यही जो है ये सब, यही बाबर जो है सबको, इब्राहिम लोदी सबको बोला है तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो ऐसी सब स्लोगन जो है वो बोलते बोलते चले गए, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी सबसे आगे, कौन आएगा, किसमें है हिम्मत। तो उसके बाद बाबर आया, बाबर के पास खाली 13,000 सोल्जर। तो बाबर को पता था 5 घंटे से ऊपर अगर बैटल चली तो हम गए।
तो कुछ भी करके 5 घंटे के ही अंदर इसको हराना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम बचेंगे नहीं, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास ये बड़े बड़े वॉर एलिफेंट्स, ठीक है। अच्छा, राणा सांगा को उस समय इब्राहिम लोदी का साथ देना चाहिए था, और इब्राहिम लोदी को खूब ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करवाते कि हम साथ देंगे लेकिन ये एरिया ले लेंगे, वो एरिया ले लेंगे, और उसके बाद या तो फिर इब्राहिम लोदी को ही हरा देते। पर ऐसा किया नहीं राणा सांगा ने, जो कि बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि बाद में 1227 में राणा सांगा से बाबर लड़ेगा और उनको भी हराएगा। एनीवे, राणा सांगा दूर रहे इससे कि भाई देखो जो अपना ही देख लो, तो हमको इससे दूर रखो। उसके बाद इब्राहिम लोदी जो है वो लड़ रहे जंग, तगड़े तरीके से आए, और बाबर, अब इब्राहिम लोदी भले ही 1 लाख की सेना थी, लेकिन इब्राहिम लोदी जो है वो मेला लेके आया था। तुम क्या करते हो, खेत में करते, आ जाओ सेना में आओ, चलो। तुम क्या करते हो, भैया लिखते हैं, तुम भी आओ सेना में, अरे हम लिखते हैं, कोई बात नहीं, पेन फेंक के मारना, आ जाओ। तो ये करता था इब्राहिम लोदी, वो मेला था, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं, किसी को भी उठा लिया। लेकिन जो बाबर के 13,000 सैनिक थे, एक एक सैनिक जो है वो 200-200 पे भारी, वो जंग लड़के बड़े हुए थे, उनकी बचपन में ही पैदा हुए कि नहीं आपका बेटा नहीं हुआ, आप क्या सिपाही पैदा हुआ है। तो ये हिसाब किताब था, एक एक खतरनाक। फिर उसके बाद बाबर तोप खाने लेके आया था। अब तोप खाने लेके आया तो कभी लोदी ने ये देखा ही नहीं कि अरे भाई ये क्या है। अब खूब सारे वॉर एलिफेंट्स थे। अब आपको पता ही है कि हाथियों के कान कितने सेंसिटिव होते हैं, तो इधर बम फटा, इधर हाथी फट गए, ठीक है, ये हिसाब किताब। तो हाथी जो है वो रिट्रीट करने लगे और हाथी भागने लगे इधर उधर, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर ये बहुत बढ़िया तरीके से बाबर प्लान करके आया था, उसने गड्ढे खोद दिए थे, ठीक है, कि हाथी जैसे ही आए उन गड्ढों में गिरे और उनको जला देंगे। तो कितने हाथी से जल के मर गए, बुरी हालत। तो 5 घंटे के अंदर अंदर इब्राहिम लोदी का काम खत्म। इब्राहिम लोदी को देखा कि भाई सेना हार रही है, तो इनके लोगों ने बोला महाराज जाइए, आप भाग जाइए, अगर आप जिंदा रहेंगे तो हम ये जंग जीत सकते हैं। ये ससुराल गए नहीं जंग, ये बोले कि अरे नहीं, एक बहुत बढ़िया शेर मारा कि पता नहीं कोई लड़ते हैं मैदान जंग में, शेर कुछ ऐसे करके और हरा देंगे तुमको, खाएंगे बेर, पता नहीं क्या, ठीक है। तो ऐसा लंबा, एक बड़ा लंबा चौड़ा शेर मारा, तो बोलता कि ये पागल हो गया है, ये सुल्तान हमारा पागल हो गया है, भागो भागो। तो बस उसके बाद इब्राहिम लोदी ऐसे खड़े हो गए, उनका सर काट के अलग कर दिया, और उसके बाद फिर तस्तरी में पेश किया। फिर बाबर ने तबाही मचा दी, सबके सर काट दिए, पिरामिड बना दिया, और 1526 में फिर मुगल्स आ गए। तो लोदीज का काम खत्म। हालांकि महमूद लोदी उसके बाद था, ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब क्योंकि 1526 के बाद भी अगर आप बैटल ऑफ घाघरा लड़ी गई, फिर चंदेरी लड़ी गई, वही राणा सांगा वाली, ठीक है ना, मतलब चंदेरी तक के खैर मेदिनी राय से बेसिकली वो लड़े, है ना। तो ये हिसाब किताब रहा। तो बैटल तो हुई, लेकिन फिर मुगल्स आ गए। अब मुगल्स की कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी मैं उसको बताऊंगा जरूर। तो 1526 में मुगल्स का आगमन होता है। बाबर, वैसे मैं मुगल्स के बारे में सब बता ही चुका हूं, मतलब उनके ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स हैं। तो ये कहानी थी लोदीज की, और इनकी जो बैंड बजी। लेटर मुगल्स की मैं कहानी बताऊंगा, उसके बाद फिर हम अपने जो ये सीरीज उसको रैप अप करेंगे। और आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।